जिन्हें ये लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ विपक्ष की एक आम भूमिका थी, ये ऐसा नहीं है। वास्तव में ये विपक्ष के भविष्य की भूमिका थी। विपक्ष अपनी भूमिका को समझे या न समझे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपने विपक्ष को खत्म करने का रास्ता सुनिश्चित करना जानती है। उसे यदि सत्ता में बना रहना है तो विपक्ष को कमज़ोर और निकम्मा बना के रखना ही उसकी सफलता की बुनियाद है। यह उसकी ताकत भी है और वह उसके शक्ति, सार्थक और कोशिशों और प्रयासों का सुव्यवस्थित तंत्र का एक सर्टिफिकेट भी है, जिसके सामने बार बार विपक्ष अपने आप को कमज़ोर, लाचार, बेबस और गैर जिम्मेदार घोषित करता रहता है। यह दुर्भाग्य है भारत का और उस आम जनता का जो विपक्ष की भूमिका में विपक्ष के साथ होता है और उसके पीछे खड़ा होता है इस उम्मीद के साथ कि उसकी लड़ाई यह विपक्ष लड़ेगा। इन दुर्भाग्य कि वो तो आपस में ही बटा हुआ है। लोभ, काम, क्रोध और वासना, इन तीनों की चारों की कमजोरियों के चलते वो नरक के द्वार से खुद एक व्यवहारिक जीवन का हकीकत है। ये कहानियाँ सुनने को मिला करती थी। आज वो सत्य है कि ओम प्रकाश राजभर, उसके बेटे, पढ़े लिखे बेटे, कितनी निर्लज्जता के साथ आदरणीय मुर्मू जी की जाति के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। पार्टी और पार्टी के सिद्धांत और जो मुर्मू जी वास्तव में एसटी समाज से आती हैं, खुद एसटी समाज के लिए जो करना था, जो विकास करना था, क्या वास्तव में वो कर पाई? वो राज्यपाल भी रही, अब राष्ट्रपति भी बन गई। राष्ट्रपति के तौर पर भी देख लेंगे, इसके पहले भी राष्ट्रपति एससी के थे। क्या किया उन्होंने? वो सारे असंवैधानिक काम पिछले वाले एससी साहब जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। एक तरफ बाबा साहब थे, एक तरफ कांशीराम थे, दूसरी तरफ में मायावती हैं जो चाल में फंसी हुई है। खुद उसी बीजेपी के सामंती चरित्र की सपोर्टर और सार्थक हथियार हैं, जिससे ये सामंती शक्तियाँ जीतती रहें और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और बहुजन समाज के बहुजन स्वराज के सपने को ज़मीन में धूल में मिलाती रहें। और चाहे ये ओवैसी हों, चाहे ये जो है हमारे ओम प्रकाश राजभर जैसे निर्लज्ज बेशर्म राजनीति के पुरोधा हों, जो बातें बड़ी बड़ी राजनीति के नाम पर, ओबीसी के आरक्षण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन कितनी निर्लज्जता और बेशर्म के साथ एक जाति का बहाना बना करके मंत्रालय का सौदा करने वाला आदमी किस तरह से सौदेबाज साबित हुआ। ये दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का। नमस्कार मित्रों, मैं भारतीय वाईएसपी के पार न्यूज़ पर आप सबको आपके नए आदरणीय राष्ट्रपति का चुनाव मुबारक हो। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के स्वाभिमान का चुनाव था। इस बार एक नया इतिहास रचा गया। विपक्षी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट चुना, उठाया, लड़ाया और समर्थन किया और क्रॉस वोटिंग का तांडव भी चला। शायद विपक्षी राजनीति के लिए गर्व का विषय हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन जो राष्ट्र के चरित्र और राष्ट्र के गर्व का निर्माण करता हो, उसकी बुनियाद भरता हो, वो व्यक्तिगत मुद्दा वास्तव में क्या हो सकता है? यह शायद क्षेत्रीय पार्टियों के नेता, माननीय विधायक ये तय करते वक्त अपने व्यक्तिगत और निहित स्वार्थ और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध की भावनाओं में राष्ट्रहित और राष्ट्र की मर्यादा की परिभाषा भी बदल देते हैं। शायद उनको अपनी चोखी, चिकनी और सफ़ेद खुद राजनीति की ताकत में आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास राष्ट्रीय नैतिक धर्म के अनुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद यही वो कारण है कि उनको राष्ट्र धर्म की परिभाषा भी अपने ढंग से गढ़नी पड़ती है, जो कि उनकी आवश्यकता है। वो ईडी हो सकती है, वो सीबीआई हो सकती है,
या उसके लंबे हाथ कानून के रूप में जो उनके गिरेबान तक पहुंचते हैं, उसका भय, उनकी आकांक्षा उनकी नैतिकता की परिभाषा बदल देती है। लेकिन उससे किसी भी राष्ट्र का चरित्र नहीं बदलता, क्योंकि ये विश्व भारती है। जब ये नेता अपनी परिभाषा गढ़ रहे हो तो ये भूल जाते हैं कि वही भारत है जहाँ महाभारत है। महाभारत की परिभाषा है, महाभारत एक कहानी है जिसके बारे में कवियों ने कहा है, भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ये ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की कहानी, महाभारत महाभारत महाभारत। ये भूल जाते हैं भारत की कहानी जो है नित नई पुरानी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। जहाँ द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, असुरों के नायक थे, महाबली थे, जरासंध जिनके साथ था, वो उस महाभारत को रोक नहीं पाए। उन दानवों के साम्राज्य को नष्ट होने से कोई रोक नहीं पाया। सुसंस्कृत और सुसभ्यता पर असभ्यता की परिभाषा की जो मोहर लगाई जा रही थी शकुनी के द्वारा, वो शकुनी की परिभाषा नहीं लिखी जा सकी और उसके खून की शहादत पे बदल गई। कौरवों का अहंकार कौरव होने का उनकी खून की स्याही से लिखी गई। यह वो भारत है, यह वो भारत की धरती है। 600 वर्षों तक मुगलों ने साम्राज्य स्थापित किया, खत्म होना पड़ा। अंग्रेजों ने 250 वर्षों तक लगातार मसालों को खरीदने के नाम पर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग सिस्टम पर कब्जा करके भारत को गुलाम बनाया, इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये वही लोग थे, ये वही लोग थे जो आज भारत को गुलाम बना करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बुनियाद पर रहे हैं। और कितनी बारीकी है इनकी शब्दों में, जिस पर्दे को यूज करते हैं, पहले उस पर्दे के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी इतिहास लिखते हैं। वो मसाले तैयार करते हैं जिससे कि शायद साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 500 साल भरे लग जाए, लेकिन उनका पर्दा फटने से पहले पर्दा फांस नहीं होना चाहिए। यही हुआ। पहले सनातन धर्म पर कब्जा करके उसे हिंदू धर्म बनाया, भारत को भारत का बन करके, भारत के सबसे ज्ञानी व्यक्तित्व को धारण करके भारत के पुराणों, संस्कृतियों, सभ्यताओं और उसके उपनिषदों का अध्ययन करके प्रकांड विद्वान होने का गारंटी लिया, सबके दिलों तक उतरने का दायित्व निभाया। इतनी तपस्या किस लिए? सिर्फ भारत और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए। अब उद्देश्य क्या है? ना तो भारत बचे, ना भारतीयता बचे, बल्कि भारत के खंड खंड हो जाए। क्या यही मुगलों की नियति थी? इनसे तो लाख गुलाम मुगल जो 650 सालों तक यहाँ रहने के बाद अपनी शहादत इसी भारत की धरती के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी अस्मिता के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान तक गंवा दिया। वो जरूर विदेशों से आए थे, लेकिन लेके कुछ भागे नहीं। जो पाया है यही यूज किया, जो खाया यही रहा, और उसकी कीमत पर भारत को और बेहतर और सुंदर समाज बनाने की कोशिश भी किया। तरीका उनका अपना जरूर था, सनातन संस्कृति को नुकसान जरूर पहुंचाया। आज उसका दुष्परिणाम सामने है। उसके बाद अंग्रेज उनसे भी 10 गुना आगे निकले और बहुत छोटी तादाद में आए थे। उनकी आबादी 1% भी नहीं थी, तो कैसे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया?
ये हमारी मानसिक गुलामी की स्वीकृति का दास्तान है। ये स्वीकृति की जो हमारी पॉलिसी है, हर चीज़ को स्वीकार करेना बिना किसी तर्क के, और सामने वाले पर विश्वास कर लेना कि वही जो कह रहा हो निश्चित रूप से सत्य ही होगा, और जो सत्य सामने दिख रहा होता है उसमें हम एक भाई से जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए दूसरे की हत्या करने को तैयार हैं। हम हत्यारे बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, हमने अपना चरित्र बना डाला। जिस धरती के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई हो, उसके लोग अपने ही भाइयों का खून पीने की आदती से हो गए। चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा चाचा को मार रहा है। नेता राजनीति उनकी लाशों पे कर रहे हैं। सत्ता और प्रशासन के लोग जो पूरी जिंदगियां लगा लगा करके 25-25 साल की 30-30 साल तक की तैयारियां करके IAS बनते, SP बनते, PCS बनते, वो अपने आप का लक्ष्य नौकरियों को प्राप्त करने के बाद, इतनी तपस्या के बाद, जिस पर माँ बाप और समाज पूरा गर्व करता है, क्या पुरस्कार भी देते हैं माँ बाप? एक भ्रष्ट, करप्ट दलाल और न्याय की तस्करी और न्याय की सुपारी किलर बनने का दायित्व निभाते हैं। क्या ये उनके किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के बेटे के लिए गर्व की बात हो सकती है कि वो IAS बनने के बाद अपनी ही उस न्यायिक व्यवस्था का सुपारी किलर बन जाए? एक PCS ऑफिसर बनने के बाद किसी बाप के लिए गर्व का विषय हो सकता है कि उसका PCS बेटा जो बना, जिस संविधान के दायित्व अधिकारों के चलते वो PCS कहलाने का अधिकार रखता है, वो संप्रभुता उसे मिली, वो सम्मान मिला, वो प्रतिष्ठा मिली, आज उसी को नीलाम करने वाला सामाजिक दीमक बन गया। उसी न्यायिक व्यवस्था को चीर हरण करने वाला एक सामंती दीमक बन गए। भ्रष्टाचार और अपने करप्शन के अहंकार में बुद्ध होकर के अपनी आम मासूम जनता पर ही अपने अधिकारों का दुस्साहसिक ताकत से उनका शोषण करें, उनका मानसिक, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक शोषण करें, उनके साथ अत्याचार करें, जिनकी हाथ पैरों में देशद्रोह की सलाखें होनी चाहिए और तिहाड़ जेल के अंदर एक निहायत कठोर दंड संहिता का अनुपालन कर रहा होना चाहिए। जिन्हें देखने के लिए सूरज नहीं मिलना चाहिए, वो आज भी प्रशासनिक अधिकारी होने का दायित्व निभा रहे हैं। और अहंकार, एक आम मासूम जनता जो ये कहती है कि तुम्हारे पास न तो जज रखने की क्षमता है, नहीं तुम्हारे पास जजों की आवश्यकता के खर्चे वहन करने के लिए पैसे हैं, तो ऐसे में न्याय पर चर्चा, वादी और प्रतिवादी की बुला करके उनको प्रोत्साहित करो कि आपसे सहमति से समझौता करें, और उसके लिए न्यायिक व्यवस्था का एक जुडिशियल सिस्टम डेवलप करो और तत्काल उनके फैसले का करा करके उनको ये रोज तहसील और कोर्टों में आकर के हर पल मरने के लिए बाध्य करने की ये सरकारी दायित्व निभाने का महाजघन्य अपराध करना बंद करना चाहिए। यह है एक DM की जिम्मेदारी। क्या इस पर भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलेगा? क्या ये किसी भी भारत और संविधान या किसी भी न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, न्यायालय मतलब न्याय की दीवारें थोड़ी जो न्याय की बहसों को सुनती है, जिसमें सिर्फ अन्याय बेचा और उसके अन्याय को बेचने की लिखा पढ़ी की जाती है। ये सारे क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर सब बार्गेनिंग, मेरे को बाबू 10 रुपये दे दो, मेरे को 100 रुपये दे दो, मेरे को 20 रुपये दे दो। क्या ये किसी SDM को नहीं पता है? ये कौन सी नौकरशाही की व्यवस्था है जो किसी नेता को नहीं पता है, किसी माननीय विधायक और सांसद और मंत्री जी को नहीं पता है, किसी कानून मंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं पता है, या गृह मंत्रालय के लोगों को नहीं पता है? यदि नहीं पता है तो इनको न तो भारत का भारतीय कहलाने के अधिकार रखते हैं, न ही भारत की धरती पर रहने की योग्यता रखते हैं। इन्हें राष्ट्र नायक कहने और राष्ट्र नायक की जिम्मेदारियों पर, पदों पर, ये जितने भी पद हैं, ये सब एक राष्ट्र नायक की जिम्मेदारी के पद हैं। राष्ट्र नायक के दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी के पद हैं।
और ऐसे दरिंदों को, जिसकी सोच में दरिंदगी हो, जिन्हें तिहाड़ जेलों में आजीवन कारावास झेलना चाहिए, वो देश के मंत्री, संतरी, विधायक, सेक्रेटरी, मंत्रालयों के बन करके एक मंत्री कहता है कि मेरी मंत्रालय का सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुनता। अपने मन से ऑफिसरों की तबादले कर ला, जो मर गए हैं उनके तबादले कर दो। उसको यही नहीं पता कि उसका असिस्टेंट मर चुका है जिसके वो तबादले कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो जिसका वो तबादला करने जा रहा है वो कितने साल महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है, मेडिकल रिपोर्ट लगी पड़ी है। उसको इतनी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बेशर्म मतलब दलाली की इतनी बेशर्म पराकाष्ठा तैयार हो रही है, शायद दुनिया के किसी देश में ऐसा होता होगा। ऐसे लोगों को आप नेता कहना पसंद करेंगे? ऐसे लोगों को राजनीतिज्ञ कहना पसंद करेंगे? ऐसे लोगों को सिर्फ देशद्रोही की परिभाषा से बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये सत्य नहीं है? कोई बताएगा कि ऐसे लोग, ऐसे चरित्रहीन, बेशर्म, जलील, वाहियात, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम का हर पल नीलामी करते हैं, उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं के न्यायालय की व्यवस्था के अंदर अन्याय की बोलियां लगाई जाती हैं और कमीशन बांटे जाते हैं, और उसके बाद भी न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी वगैरह वगैरह कहलाते हैं। क्या यह भारत के संविधान और भारत के संवैधानिक मूल्यों की अवमानना नहीं है? ये 2%, 3%, 4%, 5% लोग, जिन्हें न भारत से लेना, न भारतीयता से लेना, न भारत की सनातन संस्कृति से लेना, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए जो फारसी शब्द, फारसी डिक्शनरी हिंद शब्द लेके आया, और जिसका मतलब होता है एक स्थान से, जिस शब्द का अर्थ स्थान से है, जिस हिंद से, और हिंदुस्तान का मतलब है उस हिंद वाले जगह, उस पार्टी। भारत में तो कोई ऐसी जगह है नहीं जिसे हिंद के रूप में पहचान मिली हो। ये हमारी पुतली की जगह है, जो हमारे दिमागों में जगह लिया। भारत को हिंद के रूप में परिभाषित मान लिया गया। बस जैसे तुमने माना, फिर तुम्हें हिंदू डिक्लेयर कर दिया। हिंद के रहने वाले हिंदू हो गए। भारतीय कहाँ चले गए? भारत की वो सनातन संस्कृति कहाँ चली गई? तो उन्होंने क्या किया? सनातन को भारत का पर्यायवाची बना दिया। किस डिक्शनरी में हो सकता है ऐसा? यदि उद्देश्य मानसिक गुलाम बना करके सत्ता को हासिल करना हो, तो सत्य क्या है? यही तो सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन जिसको शोषण करना है, जिसको सत्ता स्थापित करनी है, तो उसे तो सिर्फ अपना मकसद दिखाई देता है, और सामने वाला यदि गुलाम बनने को तैयार हो तो यह उसके लिए सबसे आसान कड़ी होती है। बस इसी सिलसिले को यूज करते हुए जो मुस्लिम समाज हिंद शब्द का भारत के लिए एक गौरवान्वित कथा लिखी थी, जिस पर हिंद के नाम से तमाम स्टोरियाँ, तमाम कहावतें, तमाम जो है संगीत लिखी गई भारत को गौरवान्वित करने वाले, लेकिन उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए देशद्रोहियों ने पहले भारत की उस परिक्षेत्र को हिंद कहा, फिर प्यार से हिंदुस्तान की परिभाषा को स्वीकार्यता दी, और फिर वहाँ के रहने वालों को और रहने वालों का धर्म हिंदू बता दिया। तो इसमें स्वीकार्यता होना एक स्वाभाविक घटना थी। पहले हिंदुस्तान, उससे पहले हिंद, और फिर वहाँ के रहने वाले हिंदुस्तानियों का धर्म भी तो हिंदू ही होगा। तो हिंदुओं का धर्म हिंदू, और सनातन गया भाड़ में। सनातन की संस्कृति गई भाड़ में। न संस्कृत पता, जिस संस्कृत भाषा में वेदों, पुराणों, उपनिषदों को लिखा गया, उस संस्कृत को भी रसातल में डाल दिया और बात किया हम तो धर्मावलंबी हैं, हम ब्रह्मपुत्र हैं, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। तमाम परिभाषा दी गई सनातन संस्कृत को खत्म करने के लिए, और हम उसे स्वीकार करते गए। ये आसान सी स्वीकार्यता आज उसी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी घातक साबित हो रही है। आज सबसे बड़ा अन्याय उनके साथ ही हो रहा है।
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बतौर राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रनायक बहुत बहुत मुबारक हो। सांसदों विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब जिम्मेदारी आदरणीय मुर्मू जी की। जय भारत। मित्रों, चलते चलते न्यूज पावर की तरफ से पूरे भारत को और भारतीय को नए राष्ट्रपति की ढेर सारी मुबारकबाद। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।